तो हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हिंदी का ये प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, बघेली तो ये तो पूर्व हिंदी की एक उपभाषा की एक बोली है, और ये ब्रज बोली पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की है, और कन्नौजी भी। यानी कि ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। ये पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा की एक बोली है, पूर्व हिंदी की। इसका विकास दोस्तों माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है सामान्य तौर पर। और दोस्तों, इसको अवधी की एक उपबोली भी कहते हैं। और पश्चिमी हिंदी बोली में ब्रजबोली, बुंदेली, कन्नौजी ये आते हैं। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, 14 सितंबर को तो की गई थी, ये तो डेफिनेटली पता ही है। 14 सितंबर 1948 को, ये तो गलत होगा। 14 सितंबर 1950, ये भी गलत होगा। 14 सितंबर और 1951, ये भी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14 सितंबर और 1949 को भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। और ये अनुच्छेद जोड़ा गया था 343 अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो कि इसी समय और इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को भी राष्ट्र लिपि का दर्जा दिया गया। और अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला से पूछा गया है। ये बहुत ही इजी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा होने वाला है आपका आंसर। तो आपका आंसर होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कंठ वर्ण है, ये कंठ वर्ण कंठ में आता है। एक तो लघु आ होता है, और दीर्घ आ होता है, और होता है एक है होता है, और होता है विसर्ग होता है। और दोस्तों, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, वर्गीय व्यंजन का वर्ग जो होता है पूरा, वो भी हमारा कंठ्य वर्ण होता है। का वर्ग जो होता है वो भी कंठ्य वर्ण में आता है। तो ओष्ठ्य में क्या आता है, ओष्ठ्य में जो होता है, ओष्ठ्य में होता है ऊ। मतलब वर्गीय व्यंजनों के अलावा जो होते हैं अलग से ऊ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ भी होता है। तालव्य देख लीजिए, तालव्य में क्या होता है, तालव्य में ये वर्गीय व्यंजनों के छोड़कर ई, लघु ई और दीर्घ ई दोनों होती हैं। लघु ई और दीर्घ ई ये दोनों तालव्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4वें नंबर के में, विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्प हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तेजस्वी होगा, जी हाँ। तपस्विनी ये तो फीमेल वर्ड है, और ये हंसिनी ये भी स्त्रीलिंग है। प्रोपकारणी भी गलत है। यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, तपस्विनी। इसका तपस्वी, और इसका हम स्त्रीलिंग देखें तो स्त्रीलिंग में करें इसको तपस्वी को, तो इसका होगा तपस्विनी इसका आंसर होगा। अगर पूछ लेता एग्जामिनर हमसे
कि तपस्वी का निम्न में से, जैसे पूछ लेता है ऐसे देखा, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तेजस्वी का, सॉरी तेजस्वी का, तो तेजस्विनी होगा, तेजस्विनी, तेजस्विनी इसका फीमेल वर्ड होता। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पर, खूंटी शब्द दिया गया है, इसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन पूछ रहा है खूंटी का, तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा? खूंटिया, खूंटिया तो नहीं होगा, खूंटियों ये भी नहीं होगा, और खूंटियों ये तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर होगा हमारा ए, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। खूंटियाँ, खूंटियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। ये एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये पूछा गया है यहाँ पर। इसमें 6ठे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम से पूछ लिया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये वाक्य दिया गया है हमको यहाँ पर ऊपर, ये वाक्य जो दिया गया है इसमें हमसे पूछा है सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है ये कौन सा इसमें सर्वनाम होगा। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट में बताएं हमें। तो इसमें पुरुषवाचक होगा क्या? नहीं, पुरुषवाचक तो नहीं होने वाला। अनिश्चयवाचक ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक कैसे हो जाएगा? क्या ये दो वाक्य दिए हैं, इनमें कोई संबंध किससे दर्शाया गया है? कोई विभक्ति लगी है क्या जो कि संबंध बता दिया? इसका मतलब संबंधवाचक तो होगा नहीं। अनिश्चयवाचक कैसे हो जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक इसमें तो निश्चित बात की गई है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। और पुरुषवाचक कैसे होगा? इसकी पहचान जो होती है निश्चयवाचक की, यह वह शब्द से होती है। यह वह शब्द ये सर्वनाम आते हैं आमतौर पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इससे वाक्य जोड़ा गया है, यह उपयोगी है, यह कितनी उपयोगी है, यानी कि निश्चित बात कही गई है। ये पुस्तक देखो, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यानी कि इससे वाक्य जोड़ा गया है। तो ये हमारा सर्वनाम होगा कौन सा? निश्चयवाचक। और हिंदी में वैसे देखा जाए तो हिंदी में बताया गया है, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 बताई गई है। और वैसे लेकिन देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कैसे हैं? एक तो पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक हो गया है ना। एक होता है निजवाचक होता है, एक निजवाचक होता है, और एक होता है हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक। एक प्रश्नवाचक होता है, ये भी होते हैं 2, यानी कि 6 भेद हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भेद हो गए किसके? सर्वनाम के। वैसे हिंदी में मूलतः जो हैं 11 सर्वनाम हैं, और मुख्य जो हैं सर्वनाम 6 हैं भेद। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, तो वहाँ भयंकर, ये रेखांकित शब्द दिया गया है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। ये रेखांकित पद है, क्या है? यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में क्या होगा? यानी कि ये जो हमें ये क्वेश्चन में रेखांकित जो पद दिया गया है, ये रेखांकित शब्द जो है भयंकर, ये किस प्रकार का पद है? विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण है क्या? प्रविशेषण है या सर्वनाम विशेषण है? इनमें से आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है विशेषण। कैसे? क्योंकि ये शब्द जो है भयंकर दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि जो दुर्घटना हुई है कैसी हुई है? भयंकर हुई है। यानी कि ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ, ये विशेष से हुआ। विशेषण और विशेष्य में क्या होता है? जो विशेषण होता है
जो विशेषण होता है अपने से आगे या पीछे आने वाले शब्द की विशेषता बताता है, तो वो शब्द जो होता है वो विशेष हो जाता है, जिसकी ये विशेषता बताता है, और ये खुद विशेषण हो जाता है। ये विशेषण की परिभाषा होती है। जैसे कि देखा जाए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कैसे कैसे? स्थिति के आधार पर 2 होते हैं। अगर स्थिति के आधार पर देखे जाएं तो स्थिति के आधार पर 2 होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य, और होता है एक विधेय। एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। ये होते हैं स्थिति के आधार पर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में, नीचे जो वाक्य दिया गया है में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी कि जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो विकल्प कौन सा है, सही विकल्प पूछा है। तो इसके क्रिया की बात करी जाए तो क्रिया क्या होता है, क्रिया को समझना जरूरी है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है, क्रिया एक ऐसा शब्द है। क्रिया यानी कि वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य को होना दर्शाते हैं। क्रिया का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से होता है। जैसे न प्रत्यय जोड़ दिया जाए मूल धातु में, जैसे कि दौड़ना, यानी कि दौड़, ये दौड़ है, ये मूल धातु हो गई हमारी, और इसमें न प्रत्यय जोड़ दें तो ये दौड़ना हो गया, ये क्रिया बन जाएगी फिर एक। यानी कि क्रिया का निर्माण ही प्रत्यय जोड़ने से होता है। और क्रिया की बात की जाए क्रिया संयुक्त क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, और सजातीय क्रिया होती है जिसमें समान जाति के 2 शब्दों का जोड़ होता है। अनुक्रमात्मक क्रिया, जैसे कि चिड़िया चहचहाती हैं, जो चहचहाना है, इसमें ये क्या हो गया? अनुकरणात्मक क्रिया का एक शब्द है ये। जैसे कि चहचहाना, चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, ऐसे ही दे दिया जाए तो ये क्या हो गया? ये अनुकरणात्मक क्रिया का शब्द हो गया। और इसके बाद आता है जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया होता है। पूर्वकालिक में एक कार्य पहले होता है, फिर उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाता है तुरंत बाद, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया होती है क्या? जब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, किसी दूसरे अन्य से करवाया जाए कार्य उसी समय, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। आज्ञार्थक क्रिया वो होती है, जैसे कि आज्ञा की बात की जाए, किसी के सम्मान की बात की जाए, तो वो आज्ञार्थक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है एक, और एक अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ये सकर्मक क्रिया जो होती है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है। और एक अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव होता है वो डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर पड़ता है। और इसी प्रकार 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर 9वें प्रश्न में पूछा गया है, ये अरे शब्द जो दिया गया है, बोल्ड शब्द अरे, जो अरे शब्द है किस कारक की विभक्ति है? कारक को, जैसे कि यहाँ पर कारक आया, कारक को ही हम विभक्ति भी कहते हैं, कारक को ही विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं इसको, परसर्ग। कारक ही परसर्ग होता है और विभक्ति भी होता है। विभक्ति जो है ये किसी वाक्य में छिपी हुई भी हो सकती है। जैसे कि एक तो होता है कर्ता कारक,
एक करण कारक होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन इसमें सी होने वाला है, संबोधन कारक। संबोधन कारक ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अरे शब्द क्या है? जैसे कि संबोधन में क्या होता है, विस्मयबोधक जितने भी शब्द होते हैं वो संबोधन में आते हैं, संबोधन किया जा रहा है। जैसे किसी का संबोधन करते हैं, अरे वाह कहते हैं ना, अरे वाह, शाबाश, ऐसे जो संबोधन किए करते हैं हम, वो शब्द किसके होते हैं? संबोधन कारक के होते हैं शब्द। जैसे कि अरे, ये अरे क्या है? संबोधन का बोध हो रहा है, यहाँ पर संबोधन की कर रहे हैं ना हम यहाँ पे किसी का, तो ये संबोधन कारक हो गया। और संबोधन कारक के बाद देखा जाए नीचे एक ऑप्शन है ये अधिकरण। ये अधिकरण जो है, इसमें क्या होता है, में और पर से इसकी पहचान होती है, वाक्य के बीच में ही आती है, और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थान का बोध होता है में और पर शब्द से। और ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर जो कर्ता, ये कर्ता जो है यहाँ पर, ये कर्ता जो दिया गया है कर्ता कारक, इसमें क्या होता है, इसमें ने शब्द से पहचान की जाती है। इसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं, ये प्रथमा विभक्ति है। और ये करण कारक को तो हम बता ही चुके हैं, से यानी कि के द्वारा वजह इसमें व्यतीत की जाती है, वजह का बोध होता है। से के, ये जो से होता है इसका अर्थ इसमें के द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है, तब इसको करण कारक कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, 10वां प्रश्न है, जो कि 10वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के पद भेद में नहीं आता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है? अपूर्ण काल आता है, ये तो आता है, ये तो गलत हो गया। पूर्ण काल आता है भूतकाल में, सामान्य काल आता है, ये भी गलत हो गया, यानी कि संभाव्य काल नहीं आता है। संभाव्य काल आता है वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी आता है ये संभाव्य भविष्य काल भी होता है, और संभाव्य वर्तमान काल भी होता है। और भूतकाल की बात करी जाए तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के होते हैं 3 भेद, और वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पर, इससे पहले काल जो होता है, ये टेंस, इसको ही व्याकरण में समय कहते हैं। समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं। और इसके काल के भेद होते हैं 3। काल जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल होता है एक, और दूसरा होता है भूतकाल जो ऊपर दिया गया है, और तीसरा होता है भविष्य काल। तीसरा भविष्य काल होता है। इनके भेद होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं 5 भेद, भूतकाल में होते हैं 6 भेद, और भविष्य काल में होते हैं 3 भेद। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल होता है, और तीसरा होता है लास्ट हेतु मध्य भविष्य काल। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 11वें प्रश्न को देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है यहाँ पर, वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन में दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक क्या है, यहाँ पर कृतवाच्य होना चाहिए, क्योंकि कृतवाच्य, जब यहाँ पर कृतवाच्य होगा, यहाँ पर कृतवाच्य होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मैं बता दूं, वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता के विषय में, या फिर कर्म के फेवर में, या फिर भाव के फेवर में क्या कहा गया है, उसके लिए ही वाच्य कहते हैं। और ये 3 प्रकार से बन सकते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार से हम वाच्य
बना सकते हैं। ये भेद हैं इसके। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? 12वां प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? 12वां प्रश्न है, ए है संबोधन, बी है क्रिया विशेषण, सी है समुच्चय बोधक और डी है विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन हमारा होगा इसमें बी, क्रिया विशेषण। क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे जो है इसमें ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्योंकि राम धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा यहाँ पर। और अव्यय के दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर अव्यय के 4 भेद होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक तो संबंध बोधक होता है, एक क्रिया विशेषण होता है, और एक होता है समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक। और दोस्तों बता दें, अव्यय एक अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो, उस शब्द को ही हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द में कौन कौन से नहीं आते हैं? एक तो संज्ञा नहीं आती है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 ये विकारी शब्द होते हैं, ये अविकारी नहीं होते हैं, यानी कि ये अव्यय नहीं होते हैं। चारों के चारों ये क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं, तो इसलिए ये अव्यय नहीं होते हैं। अव्यय, आशा करता हूँ अव्यय की परिभाषा और अव्यय के वेद समझ में आए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न में है हमारे, इसमें पूछा गया है तत्सम और तद्भव। इसमें पहले ये दिया है हमको शब्द आहेर। आहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अरहर, आहीर, आषाढ़, आखेट। इनमें से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आखेट, आखेट आहेर का क्या होगा? तत्सम रूप होगा। और इसमें अहीर की बात की जाए, आभीर कह सकते हैं। अहीर का तत्सम रूप क्या होगा? अभीर। और आषाढ़ का क्या होता है? अन्नव। अन्नव हम इसको कह सकते हैं आषाढ़ को। ये तत्सम और तद्भव जो होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। वो कौन कौन से? एक तो होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, एक होता है विदेशज। तत्सम शब्द तो ये होते हैं संस्कृत के, और ये होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। और देशज को क्या कहते हैं? देशज ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति पता नहीं चलती है, उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई। और विदेशज शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में पूछा गया है पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग ऋण और मिश्रित। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है? सही, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। योग ऋण, योग ऋण शब्द हैं पंकज जलज, और इनके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर पूछा गया है अनाज का पर्यायवाची। 15वां प्रश्न पूछ लिया गया है पर्यायवाची से।
अनाज का पर्यायवाची क्या होने वाला है। यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से क्या होने वाला है, एक सही होगा। इनमें से कौन सा सही होगा, चाह होगा, क्या सलिल होगा, क्या सस्य होगा, क्या रूपा होगा। अनाज, अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी सस्य। और चाह को क्या कहते हैं, चाह का मतलब होता है इच्छा। चाह को हम इच्छा कहेंगे, इच्छा। इच्छा का मतलब चाह ही होता है। और सलिल का मतलब क्या होता है, सलिल पानी का पर्यायवाची है, सलिल का पानी का पर्यायवाची है ये। और रूपा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रूपा का मतलब है चांदी, यानी कि चांदी का रूपा पर्यायवाची है। और अनाज के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, एक तो सस्य लगा ही दिया हमने यहाँ पर, और सस्य के बाद एक अन्न हो सकता है, अन्न, अन्न भी हो सकता है अनाज का। गल्ला भी हो सकता है, गल्ला। और धन्य, धन्य बहुत इम्पोर्टेंट है, धन्य भी हो सकता है। और खाद्यान्न, खाद्यान्न भी हो सकता है, खाद्यान्न भी अनाज का पर्यायवाची है। ये 4 पर्यायवाची किसके हैं, अनाज के। और तो 16वां प्रश्न क्या कहता है, 16वां प्रश्न है यहाँ पर दुर्गम का विलोम शब्द क्या होने वाला है। यहाँ पर दुर्गम का विलोम शब्द, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर, क्या गमन होगा, क्या गंध होगा, क्या सुगम होगा, क्या दुर्योग होगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें से क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सुगम। क्योंकि दुर्गम, दुर्गम का उल्टा क्या होगा, सुगम होगा। और इसके अलावा इसमें ऊपर गमन, गमन का क्या होता है, जाना। और इसका उल्टा क्या कर दो, आगमन, आगमन। आगमन का मतलब आना। और गंध क्या क्या होता है, दुर्गंध गंध का हो जाएगा। और दुर्योग किसका हो जाएगा, दुर्योग हो जाएगा सुयोग। सुयोग का उल्टा क्या होता है, दुर्योग। विलोम शब्द होता है सुयोग का दुर्योग। 17वां क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, ये देख लेते हैं। और 17वें क्वेश्चन को, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उसको क्या कहेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता है, क्या उसको सुकवि कहेंगे, क्या उसको रस सिद्ध कवि कहेंगे, क्या उसको महाकवि कहेंगे, क्या उसको आशु कवि कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर इसमें से डी करेक्ट होगा, आशु कवि। आशु कवि ऐसे कवि को कहते हैं जो कि तत्काल कविता करता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सुकवि। सुकवि का मतलब क्या होता है, अच्छा या उत्तम। एक ऐसा कवि जो कि एक अच्छा खासा अच्छा कवि है, अच्छा माना जाता है। या फिर उत्तम कहते हैं उसको, उत्तम कवि, तो वो सुकवि हो गया। और रस सिद्ध कवि ऐसे कवि होते हैं जैसे कि वो रस अभिव्यक्तियों में क्या होते हैं, कुशल। रस अभिव्यक्ति जो होती हैं, रसों में, रस अभिव्यक्तियों में कुशल होंगे, वो रस सिद्ध कवि होंगे। और महाकवि क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि। सर्वश्रेष्ठ कवि का मतलब क्या होता है, महाकवि, उसको भी हम सर्वश्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है यहाँ पर, आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हम कह सकते हैं बहुत क्रोधित होना, इस मुहावरे का अर्थ नहीं भैया। क्या निर्जल होना, क्या बुढ़ापा आना,
इससे रिलेट कर सकते हैं इसको? नहीं भैया। आँख का पानी ढलने से मर जाना, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहने वाला है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 19वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें अगर जरा भी गलती हुई तो प्रश्न गलत हो जाएगा। पहले ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, रीड करना है ओनली, फिर उसका कंक्लूजन निकालना है। जैसे यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, अली और एक अली। एक तो दीर्घ ई वाला अली है, ये है पहला वाला लघु ई वाला। तो ये इस अली का मतलब क्या होता है? एक शब्द को पकड़ लीजिए बस। इस अली का मतलब क्या होता है? इस अली का मतलब होता है भौरा। भौरा होता है इसका मतलब, यानी कि भौरे वाले सही होंगे, ये गलत होंगे पहले नंबर पे जो आ रहे हैं। और भौरे वाले में भी एक सही होना चाहिए। भौरे का मतलब, अब इसको छोड़ दीजिए, दूसरा वाला अली पकड़ लीजिए। अब इस अली का मतलब होता है सखी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 20वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निर्गुण शब्द दिया गया है यहाँ पर, निर्गुण। इस शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग शब्द पहले मैं बता दूं, उपसर्ग वो होते हैं जो कि, जैसे हमारा एक शब्द दिया गया है, ये एक शब्द है, इसके पीछे लगता है तो वो प्रत्यय हो गया, अगर इसके आगे लगेगा तो वो हो गया उपसर्ग। तो इसमें क्या पूछा है? उपसर्ग, यानी कि आगे लगने वाला। आगे क्या लग रहा है इसमें? निर्गुण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद होगा यहाँ पर निर्धन गुण। निर्धन गुण। अब इसमें क्या लग रहा है? उपसर्ग की जगह पर निर, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी ई होता कोई नहीं, तो हम कोई नहीं वाले पर क्लिक करते। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी शायद, यहाँ डी पे होना चाहिए था निर, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो समझा तो दिया गया, इसमें निर्गुण में क्या होगा उपसर्ग? वो होगा निर, ये वाला, इसका आंसर ये होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? 21वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, ये एक शब्द दिया गया है भिक्षुक। अब इसमें प्रत्यय पूछ लिया गया, भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा, यानी कि पीछे लगने वाला शब्द। भिक्षुक का संधि विच्छेद करेंगे तो हम, तो यहाँ पर भिक्षुक का संधि विच्छेद होगा भिक्षु, भिक्षु धन उक। उक, यानी कि जो ये प्रत्यय पूछा गया है, इसमें प्रत्यय पीछे वाला शब्द, पीछे क्या लगा है इसमें? उक, और जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? ये एक दिया गया है, ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। श्रद्धानंद शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है ये। श्रद्धानंद क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा धन नंद, क्या बी होगा? श्रद्धा धन आनंद, क्या सी होगा? श्रय धन ध्यानंद, क्या डी होगा? श्रद्ध धन आनंद। ये तो गलत होगा, क्योंकि इसमें ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें श्रय, इससे क्या मतलब, क्या ए होगा? ये भी गलत होगा, क्योंकि नंद का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं। संधि विच्छेद में ऐसे संधि विच्छेद किया जाता है, संधि विग्रह, जो ये दोनों भाग जो होते हैं इनका अलग अलग अर्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही। जैसे ये शब्द, ये संधि विच्छेद है यहाँ पर, इसका तो श्रद्धा का तो अर्थ निकाल लेंगे, चलो किसी का नाम हो सकता है, लेकिन नंद क्या, नंद का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और श्रद्धा ये तो हो जाएगा, चलो इसका अर्थ तो निकल जाएगा यहाँ पर दूसरे वाले में। ये दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पर, श्रद्धा तो हो जाएगा, आनंद भी हो जाएगा, ये दोनों नाम हो जाएंगे किसी के, यानी कि
बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, तो इसको लॉक कर दें, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, 23वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, ये सेना नायक दिया गया है एक शब्द यहाँ पर, सेना नायक। सेना नायक में समास क्या होगा? समास पूछा है यहाँ पर। सेना नायक में क्या द्विगुण समास होगा, क्या अविभाज्य समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा? क्योंकि सेना नायक, इसका विग्रह समास विग्रह करेंगे हम सेना नायक का, तो सेना क्या होगा इसका समास विग्रह? सेना का नायक। सेना नायक का समास विग्रह होगा सेना का नायक। तो इस सेना का नायक, इसमें ये शब्द आया का की के रा री रे, ऐसे शब्द जो आते हैं वो तत्पुरुष में ही आते हैं। ये तो कन्फर्म हो गया तत्पुरुष होगा। अगर इसमें इसके 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं ना। एक तो तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है अधिकरण, एक होता है अधिकरण समास, तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है यहाँ पर करण समास होता है, और तीसरा होता है क्या? होता है संबंध से, संबंध समास होता है, तत्पुरुष समास। और एक होता है संबंध तत्पुरुष समास के बाद होता है कर्ता समास, कर्ता तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा होगा? सेना नायक, यानी कि सेना का नायक, तो इसमें होगा संबंध तत्पुरुष समास। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 24वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर वाक्य दिया गया है पूरा 24वें प्रश्न में, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इसमें क्या रिलेट करना है, हमको क्या बताना है? इसमें पूछा है वाक्य, पूछा है वाक्य का प्रकार, किस प्रकार का वाक्य है? क्या साधारण वाक्य है? क्या हम साधारण वाक्य कह सकते हैं इसको? क्या हम इसको बी कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य कह सकते हैं इसको? क्या हम इसको क्या कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य कह सकते हैं? या इनमें से कोई? ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। क्या हम इसको संयुक्त वाक्य कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें साधारण वाक्य तो है नहीं है, ये मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है? इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि इसमें अब दिया होता है, इसमें दिया है तथापि, यद्यपि, ऐसे शब्दों से इसमें पहचान होती है। जैसे कि हम लिखते हैं तथापि और यद्यपि, तो हो गया। एक होता है जैसे कि ताकि शब्द होता है इसमें, ताकि। जैसे ताकि होता है, ताकि एक ताकि शब्द होता है, क्योंकि यद्यपि तथापि हो गया। यदि तो होता, यदि तो, ज्यों त्यों, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। जब तक जहाँ तक ऐसे शब्द जो होंगे इसमें, तो उनसे अगर उपवाक्य या कोई वाक्य जुड़ रहे होंगे वो मिश्रित वाक्य में ही आएंगे। ये उनकी पहचान है मिश्रित वाक्य की पहचानने की। और बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न कहता है यहाँ पर, एक वाक्य दिया है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य किस प्रकार का है, अर्थ के आधार पर बताना है। इसमें क्या, बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें प्रश्न पहला वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं भैया, इसमें कैसे हो जाएगा? क्या प्रश्नवाचक है इसमें? क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है? क्या ये निषेधात्मक है? क्या ये निगेटिव है? क्या ये आज्ञावाचक है? इसमें क्या आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं बच्चे? ये एक विधान वाक्य है।
दोस्तों ये एक विधान वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। विधान वाक्य है ये। विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं विधान वाचक को। तो अगले प्रश्न के पे बढ़ते हैं। अब विधिवाचक का मतलब समझ लेते हैं हम। विधिवाचक का क्या मतलब होता है। विधिवाचक में क्या कह सकते हैं हम, किसी बात के होने का बोध होता है इसमें, तो उसे विधिवाचक या विधानवाचक कह सकते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को समाप्त करके बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, ABCD, ये ऑप्शन के तौर पर दिए गए हैं। इनमें से एक वाक्य शुद्ध होने वाला है। शुद्ध वाक्य पूछा है, ये उसका शिमला जाना है। उसको शिमला जाना है, यहाँ पर ये होता, एक ही मात्रा नहीं है यहाँ पर, तो ये तो हुआ गलत। उसने शिमला जाना है, ये दिल्ली वाली नहीं चलेगी यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। तो इसमें अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे शिमला जाना है, किससे जाना है शिमला, ये भी गलत हो गया। उसे शिमला जाना है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसे शिमला जाना है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, ये भी वर्तनी से पूछा गया है। यहाँ पर वर्तनी से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या अधीन होगा, जी नहीं। इसमें दीर्घ ई होती तब ये सही होता। क्या अधीन होता है, अधीन कभी सुना है तुमने, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ आका डंडा जो लग रहा है यहाँ पर, ये गलत आ गया। यहाँ पर क्या अधीन होगा, जी हाँ अधीन होता है। अधीन ऐसे ही तो लिखा जाता है, अधीन ऐसे ही तो लिखते हैं हम। यहाँ पर आका डंडा लगा देंगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा। तो ये वाला सब ऐसे लिखा जाता है, अधीन। अधीन पूछा है हमसे, इसमें क्या अधीन होता है यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 27 के बाद 28वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, 28वां क्वेश्चन है यहाँ पर। भक्ति रस, ये रस से पूछा गया है। भक्ति रस का क्या स्थायी भाव पूछा है यहाँ पर। स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा, भक्ति रस का, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है। क्या क्रोध होगा, क्रोध तो भैया रौद्र रस का होता है। रति होगा क्या, रति नहीं होता इसका, भक्ति होगा, जी हाँ, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है भक्ति रस। हास होता है हास्य रस का। और रति किसका होता है, तो रति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम यानी कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से मतलब इसका श्रृंगार रस का होता है ना रति। और रस की बात की, अब रस की बात आ गई है, रस पे बात कर लेते हैं। रसों की उत्पत्ति भरत मुनि जो हैं हमारे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है, जिसको 5वां वेद भी माना गया है, उनके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के वो भी 6ठे अध्याय में 7 स्थायी भावों की इसमें रचना मिलती है। और इसमें 8 मूलतः 8 रसों की इसमें आलोचना देखी गई है। मूलतः जो माने गए हैं 9 रस माने गए हैं, 9। तो इसमें 9वां कौन सा जोड़ा गया था, 9वां रस जोड़ा गया था शांत रस। शांत रस जोड़ा था, जिसको किसने जोड़ा गया, किसने परिभाषा दी थी इसकी, शांत रस की। शांत रस की परिभाषा दी थी, शांत रस की परिभाषा दी थी किसने, उद्भट ने। उद्भट ने शांत रस की परिभाषा दी थी। और इसमें देखा जाए, जैसे ही श्रृंगार रस होता है,
श्रृंगार जो रस होता है उसको क्या कहा था? भोजराज ने क्या कहा था? भोजराज ने, जो राजा भोजराज थे, उन्होंने क्या कहा था? श्रृंगार रस को उन्होंने कहा था, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ये पूछा गया। कुंडलिया छंद से हमारे ये प्रश्न पूछा गया है। कुंडलिया किसका संकलन होता है? किस से मिलकर बनता है कुंडलिया? यानी कि ये बनता है रोला प्लस दोहा से। रोहा प्लस दोहा से बनता है क्या? कुंडलिया। कुंडलिया में दोस्तों कितने चरण होते हैं आपको हमें बताने हैं। कुंडलिया में होते हैं कितने? 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। कैसे कैसे होते हैं? रोला के कितने चरण होते हैं इसमें? रोला के होते हैं इसमें 4 तो रोला के होते हैं और 2 चरण होते हैं इसमें दोहा के। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 6 चरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। हमारा आंसर होगा इसका बी। कुंडलिया के ही बिल्कुल समान होता है छप्पे। छप्पे में भी 6 ही चरण होते हैं। छप्पे किससे बनता है मिलके? छप्पे बनता है छप्पे कौन कौन से छंदों का समाकलन है? ये होता है रोला प्लस उल्लाला। रोला प्लस उल्लाला। रोला के कितने चरण होते हैं इसमें? रोला के चरण होते हैं इसमें 4 और उल्लाला के होते हैं इसमें 2। टोटल मिलाकर हो जाते हैं इसके भी 6। कुंडलिया और छप्पे के 6 चरण होते हैं ये तो। और इसमें कुंडलिया में रोला के 4 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, और दोहा के होते हैं 2 चरण। और इसमें छप्पे में रोला और उल्लाला। छप्पे में रोला के होते हैं 4 चरण और उल्लाला के होते हैं 2 चरण, अंतिम 2 चरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर। नवल सुंदर शरीर की जलज नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है ये हमको बताना है। 30वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और आते हैं परीक्षाओं में। ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? छंद पूछा गया है। ये पंक्ति दी गई है यहाँ पर, इसमें छंद पूछ रहा है। इसमें कौन सा छंद होगा? नवल सुंदर शरीर की सजल नीरद सी कल कांति सी। इसमें ये शब्द नोट कीजिए, नीरद सी। नीरद सी मतलब सी से रे री रे ऐसे शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? वो होता है क्या कहेंगे? उपमा। यानी कि उपमा सही होगा। इसका आंसर ए। आंसर ए इज द करेक्ट होगा। उपमा की पहचान किससे की जाती है? सा, शी, शे, रा, री, रे ऐसे शब्द इसमें इनसे तुलना होती है उपमेय की और उपमान की, सैसी से शब्द बीच में लगाकर। और रूपक की कैसे पहचान होती है? रूपक की पहचान कैसे करते हैं? उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमान की संभावना करते हैं हम, तो वो होता है उत्प्रेक्षा। और श्लेष की बात कर लें तो श्लेष में क्या होता है? अब हम श्लेष की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो श्लेष क्या होगा? श्लेष अलंकार जो है, एक शब्द ऐसा आता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं।
और वो छिपे हुए होते हैं, तो वो श्लेष अलंकार हो जाता है। और श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होंगे, वो कौन से होंगे? सभंग होगा, सभंग, और एक होगा अभंग। इसके दो भेद होंगे, सभंग और अभंग। और अगले प्रश्न में पढ़ते हैं इसी प्रकार। 31वां प्रश्न क्या कहता है? 31वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? यानी कि ये जो सदल मिश्र हैं, ये रचनाकार, इनकी रचना पूछी गई है यहाँ पर। क्या रानीखेत की होगी? जी नहीं, ये तो इंसा अल्लाह खान की होगी। इंसा अल्लाह खान, ये तो इंसा अल्लाह खान जो हैं, ये तो इंसा अल्लाह खान की रचना है, इंशा अल्लाह खान। और इसको ही क्या कहते हैं? इसका सेकंड नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का इसका सेकंड नाम है उदयभान। उदयभान चरित्र इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। उदयभान चरित्र के नाम से भी किसको जानते हैं हम? रानी केतकी की कहानी को, ये इसका सेकंड नाम है। और इंसा अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। तो सदल मिश्र की इसमें पूछी गई है हम लोग से क्या रचना? सदल मिश्र की रचना होगी ऑप्शन नंबर बी, नासिकेतोपाख्यान। सुरसागर किसकी होगी रचना? सुरसागर होगी यहाँ पर लल्लू लाल की। लल्लू लाल। और प्रेम सागर किसकी होगी? मुंशी सदासुख लाल की। प्रेम सागर मुंशी सदासुख लाल की रचना है। और इसी प्रकार पढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? 32वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निष्कपट जो है, निष्कपट उपन्यास, ये निष्कपट उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कपट। 32वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, साहित्य से पूछा गया है। निष्कपट किसका होगा? क्या शिवानी का होगा? जी नहीं। क्या अमृता प्रीतम का होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या राजी सेठ का होगा? राजी सेठ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, राजी सेठ। निष्कपट उपन्यास राजी सेठ का होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको, ये 32 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चनों को बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।